हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के विषय में। ठीक है ना। ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाल फिलहाल में जो भी आपका एग्जाम है उसके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। और ये याद रखिएगा, ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर जो है आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, या मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो बीपीएससी का याद रखिएगा, जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, TRE 4.0, उसके लिए तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स नदियों की, तो नदियों को पढ़ने से पहले 2 टर्म आपको याद रखना है। एक तो होता है एस्च्यूरी और दूसरा होता है डेल्टा। एस्च्यूरी क्या होता है, जिसको हिंदी में ज्वार नदमुख कहा जाता है, और डेल्टा क्या होता है, याद रखिएगा। एस्च्यूरी किसे कहते हैं, तो सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है, उसी को कहा जाता है एस्च्यूरी कहा जाता है, या कह सकते हैं ज्वार नदमुख कहा जाता है। भारत में एक आपकी नर्मदा नदी हो गई, याद रखिएगा, दूसरी आपकी ताप्ती नदी हो गई, और तीसरी आपकी मांडवी नदी। ये जो नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं, ये किसका निर्माण करती हैं, तो एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी एस्च्यूरी का निर्माण करती है या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ये तीनों नदियों को आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आप एस्च्यूरी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे या ज्वार नदमुख के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो नदी जहां महासागर में से मिलती है, नदियां जहां महासागर से मिलती हैं, उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है, और वहाँ पे एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। यानी जो भी बहाकर लाई हैं वो इसको छोड़ करके इधर से नदियाँ बहने लगती हैं, तो और यहाँ पे एक टीला नुमा हो जाता है जो त्रिभुजाकार आकृति का बन जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, इसी को डेल्टा कहा जाता है। और जो डेल्टा वाला क्षेत्र होता है ना फ्रेंड्स, ये प्रायः बहुत ही उपजाऊ होता है ना, यानी इनकी जो मिट्टी बहाकर नदियों द्वारा लाई जाती है, ये प्रायः बहुत ही उपजाऊ होती है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि एस्च्यूरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। याद रखिएगा, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा जो है नदियां ना फ्रेंड्स, ये किसका निर्माण करती हैं, तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। जबकि नर्मदा नदी, ताप्ती और मांडवी, ये जो तीनों नदियां हैं, ये एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। तो आपको बस 3 नदियों को याद रखना है। एक तो नर्मदा को याद रखना है, दूसरी ताप्ती को याद रखना, और मांडवी को। ये तीनों नदियां जो है एस्च्यूरी का निर्माण करती हैं। इसके अलावा जो भी नदियां हैं वो सब के सब किसका निर्माण करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं ना, वो किसका निर्माण करती हैं, तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं ना, वो किसका निर्माण करती हैं, तो वो निर्माण करती हैं डेल्टा का। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अपवाह तंत्र की, यानी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखिए, अपवाह तंत्र की बात करें तो याद रखिएगा, नदी की कोई मुख्य धारा, मान लीजिए कोई नदी है, ठीक है ना, ये जो नदी, ये इसकी नदी की मुख्य धारा, अगर नदी के मुख्य धारा में आकर के जो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के अलग अलग नदियां मिल जाती हैं, या अलग अलग क्षेत्रों से आकर के अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं मिल जाती हैं, तो उन्हीं को सामूहिक रूप से अपवाह तंत्र कहा जाता है ना। यानी नदी की मुख्य धारा में अगर अलग अलग क्षेत्रों से छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती हैं, तो उनको सामूहिक रूप से नदी तंत्र या कह सकते हैं अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है ना। और जो नदियां आकर के मुख्य धारा में मिलती हैं, उन नदियों को उस नदी की सहायक नदी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है ना। यानी अपवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी धाराएं आकर के एक मुख्य धारा, यानी मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं या मुख्य नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। जहां पर अलग अलग दिशाओं में जो जो छोटी छोटी धाराएं आती हैं, वो मुख्य नदी की सहायक नदियां होती हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है या अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है।
चलिए अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की। तो अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हिमालयी अपवाह तंत्र है और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है। तो हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत तीन तंत्र आते हैं। एक आपका आता है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है ना। पहला क्या है सिंधु नदी तंत्र और दूसरा है गंगा नदी तंत्र और चौथा क्या है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है ना। देखिए नदी तंत्र का मतलब होगा इसके अंदर सिंधु की सहायक नदियों को हमको अध्ययन करना है और गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी और साथ ही साथ इनकी सहायक नदियों का अध्ययन करना है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के विषय में चर्चा करना है। ठीक है। अच्छा अब बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। तो अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करूं तो इसके अंतर्गत आपको नर्मदा नदी, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा तथा कावेरी नदियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बनता है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ अपवाह या हिमालय अपवाह तंत्र की नदी है, या प्रश्न पूछ लेता है निम्न में से कौन सी नदियाँ प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदी है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिमालय अपवाह तंत्र की। हिमालय अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें आपको पहली नदी आ जाएगी सिंधु नदी तंत्र। देखिए तंत्र शब्द अगर किसी के साथ लग जाता है तो याद रखिएगा सिंधु नदी के साथ साथ इनकी सहायक नदियां भी होंगी जिसे हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है। जो कि हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। इसका आप लोकेशन देख पा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र की। याद रखिएगा जो सिंधु नदी है फ्रेंड्स ना वो तीन देशों से होकर बहती है। एक तो हो गया चाइना, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। देखिए चाइना के अधिकार क्षेत्र में आने वाला जो ये तिब्बत का इलाका है, ठीक है ना, यहीं से निकलती है आपकी सिंधु नदी और भारत होते हुए पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान से बहते हुए जाकर के ये फ्रेंड्स गिर जाती है अरब सागर के अंदर, ये गिर जाती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी तीन देश चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। तो आपको सामने आंसर होगा कौन कौन सा, तो चीन, भारत, पाकिस्तान से बहने वाली नदी है सिंधु नदी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं, याद रखिएगा चीन के तिब्बत स्थित मान सरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो कहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम का मतलब क्या होता है फ्रेंड, देखिए दो टर्म आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना उद्गम और दूसरा रखना है मुहाना। तो उद्गम किसे कहते हैं, देखिए जहाँ से नदियाँ निकलना प्रारंभ करती हैं, यानी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उनको कहा जाता है उद्गम, और जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं उसको कहा जाता है मुहाना। तो मान सरोवर झील के पास से ही निकलती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो इसका उद्गम स्थान क्या हो गया, तो ये हो गया मान सरोवर झील के निकट। ठीक है ना। याद रखिएगा उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये जो नदी है ना, भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है और आगे बहती हुई गिलगिट से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है। और कराची के पूर्व से बहते हुए ये जा कर के अरब सागर में मिल जाती है। तो आपको ये जो आपको गिलगिट से होते हुए दर्दिस्तान के पास जो पाकिस्तान का इलाका होता है वहाँ प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से बहते हुए ये जा कर के अरब सागर में गिर जाती है। अगर इसके लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितनी है, 2880 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है सिंधु नदी की। ठीक है। आगे बात करते हैं कि यह भारत के लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो ये आप लोकेशन देख सकते हैं कि सिंधु नदी के दाएं जो है भाग पर ना, दाएं तट पर कौन सी स्थान है, तो वो लेह शहर स्थित है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिल जाती हैं। एक तो आपकी चेनाब नदी आकर मिलती है सिंधु नदी में, दूसरी है झेलम, तीसरी रावी, चौथी ब्यास और जो पांचवी है वो सतलज नदी है। इन सब का आप लोकेशन इस मैप पर देख सकते हैं। ये आपकी सिंधु नदी तंत्र है, इसमें आकर के देखिए ये आपकी चेनाब नदी है और ये झेलम नदी है, ये रावी नदी है, ये ब्यास है, ये सतलज। ये जो नदियां हैं ना ये फ्रेंड्स आकर के कहाँ मिलती हैं, तो ये आकर के मिल जाती हैं सिंधु नदी में। ठीक है ना। सिंधु नदी तंत्र में मिल जाती हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि इनकी सहायक नदियां जो है इनको सामूहिक रूप से कहा जाएगा नदी तंत्र। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं इतना पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है ना। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत 5 नदियां आती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर देते हैं चेनाब नदी की। अगर मैं चेनाब नदी की बात करूं तो यहाँ आपको लोकेशन नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स कि चेनाब नदी जो है यहाँ भारत में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है फ्रेंड्स भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाकर मिलते हुए और अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है। देखिए ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चेनाब नदी। ठीक है ना। इसका जो उद्गम होना वह हिमाचल प्रदेश के जो K12 लारा दर्रा है ना, यहीं से इसका उद्गम होता है। तो हिमाचल प्रदेश
K12 लारा दर्रे से इसका उद्गम होता है। और एक किसकी सहायक नदी है, तो ये याद रखिएगा जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चेनाब नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। जिसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो भारत के हिमाचल प्रदेश के जो K12 लारा दर्रा है यहीं से आप इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदियों से मिलकर बना हुआ है। एक का नाम है चंद्रा नदी और दूसरा का भागा नदी। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पर इसे यानी हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो नदी है, याद रखिएगा, चेनाब नदी। कौन सी है, चेनाब नदी। ठीक है, ये जो नदी है चेनाब नदी जो है, याद रखिएगा, पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियां आकर मिलती हैं। यानी जो चेनाब नदी है ना, ये सिंधु नदी में मिलने से पहले झेलम नदी भी इसमें आके मिल जाती है, रावी भी आकर मिल जाती है, सतलज भी मिल जाती है और ब्यास नदी भी आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कह सकते हैं कि चेनाब नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी बन जाती हैं, तो रावी, सतलज, ब्यास और झेलम, ये जो है इस जो है याद रखिएगा चेनाब नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं झेलम नदी। तो झेलम नदी की अगर बात करूं तो याद रखिएगा झेलम नदी का जो उद्गम है ना, कश्मीर घाटी के बैरीनाग से। कहाँ से, कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती है। यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा से होकर बहती है 170 किलोमीटर और पाकिस्तान की के झंग के निकट चेनाब नदी में जाकर के ये मिल जाती है। क्योंकि झेलम जो नदी है ना, वो किसकी सहायक नदी है, तो झेलम जो नदी है वो चेनाब की सहायक नदी है। ठीक है ना, अगर रावी नदी की बात करें तो ये नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकल करके कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में जाकर के मिल जाती है। ठीक है ना, तो रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो रोहतांग दर्रा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उद्गम स्थल आपको याद रखना है, जो कि कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके पहले मैंने फ्रेंड्स दर्रा का जो है पास का वीडियो बनाया हुआ हूँ, अगर उसको आप नहीं देखें तो उसको भी जा करके आप देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखिए ये जो नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये जा करके कहाँ मिल गई हैं, तो ये चेनाब नदी में मिल गई हैं, क्योंकि चेनाब नदी की सहायक नदियां हैं झेलम नदी और रावी नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सतलज नदी की। तो जो सतलज नदी की बात करें तो याद रखिएगा ये नदी जो है ना तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि जो सतलज नदी है ये भी किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है चेनाब नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लेकिन इसका जो उद्गम स्थान है तो याद रखिएगा ये कहाँ से है, तो ये तिब्बत में है। कहाँ से, तिब्बत में राक्षस ताल स्थान से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। चेनाब में मिलने से पहले इसमें ब्यास नदी आकर मिलती है। ठीक है ना, चेनाब में जब नदी मिलती है उसके पहले आप देख रहे हैं कि ये जो ब्यास नदी है ना, ये चेनाब में सतलज की मिलने से पहले आकर के मिल जाती है। इस प्रकार सतलज की सहायक नदी कौन सी हो गई, तो ब्यास नदी हो गई। बात आई है ब्यास नदी, तो ब्यास नदी के बारे में देख लेते हैं। रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी, ये भी आपको याद रखना है। पहली बात कि उद्गम स्थल कहाँ है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने देखा सतलज नदी के बारे में, ब्यास नदी के बारे में, जो कि ब्यास नदी जो है वो सतलज नदी की सहायक नदी है। और कहाँ पर मिलती है, तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कुल्लू घाटी, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बहते हुए जाकर के हरिके नामक स्थान पर मिलती है सतलज नदी से ब्यास नदी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। याद रखिएगा कुछ पॉइंट की बात करें तो क्या हरिके क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की, यानी जहाँ पर सतलज और ब्यास नदियाँ आकर के मिलती हैं और यहीं से याद रखिएगा देश की सबसे लंबी नहर, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आपकी जो नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, यहीं से निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, यानी 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी जहाँ पर सतलज नदी में आकर के ब्यास नदी मिलती है वहीं से भारत की यानी देश की सबसे लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर वो निकलती है और पंजाब राजस्थान होते हुए ये जाती है। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है इंदिरा गांधी नहर, तो ये बहती है याद रखिएगा राजस्थान में। कुल कितना किलोमीटर, तो 470 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है
तब ये चेनाब से मिलकर पंच नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ से एक होकर बहती हैं। यानी कहने का मतलब है कि सतलज नदी जो है ना फ्रेंड्स, ये पांचों नदियां एक साथ बहती हैं कितने किलोमीटर तक, 45 किलोमीटर। इसलिए इसको क्या कहा गया, तो पंच नदी का निर्माण कहा गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सिंधु जल समझौता की। तो अगर मैं सिंधु जल समझौता की बात करूं तो याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। इसके तहत जो ऊपर की तीन नदियां झेलम, याद रखिएगा, सिंधु, झेलम और चेनाब, इन तीनों नदियों का 80% जो जल है ना, ये जो पाकिस्तान यूज करेगा। जबकि 20% जल कौन यूज करने का समझौता हुआ, तो भारत को। जबकि नीचे की तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का जो है 80% जल जो है भारत यूज करेगा, जबकि 20% जल यूज करेगा पाकिस्तान। ये समझौता हुआ था कब, 1960 में, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो अगर मैं गंगा नदी तंत्र की बात करूं तो याद रखिएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत की लंबाई 2071 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब है कि 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से भारत में कितनी बहती है, तो 2071 किलोमीटर भारत में बहती है। बाकिया जो है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ बहती है, तो बांग्लादेश में बहती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये थी गंगा नदी। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह सुन पाए होंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या सबसे बड़े अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है, तो वहां आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बताएंगे, ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र की नदी है, या सबसे बड़ी नदी है। लेकिन लंबी नदी की बात करें तो वो है आपकी, याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर में बहने वाली गंगा नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब याद रखिएगा, अगर मैं गंगा नदी तंत्र की बात करूं तो गंगा नदी जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी। देखिए सतोपथ, याद रखिएगा, सतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है, तो अलकनंदा निकलती। कहाँ से, सतोपथ से निकल रही है, ठीक है ना। आज जबकि गौमुख से निकलती है भागीरथी। ये आपका गौमुख है, यहाँ से निकल रही है भागीरथी। ये दोनों जब देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं तब जा करके गंगा नदी का निर्माण होता है। यानी इन दोनों की संयुक्त जलधारा से ही किसका निर्माण होता है, तो गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से हुआ है, तो याद रखिएगा, जो सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी, और दूसरी जो है गौमुख से निकलती है भागीरथी नदी। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलने से निर्माण होता है गंगा नदी का। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ मिलती हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये मिलती हैं फिर से देवप्रयाग नामक स्थान पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो देखिए गंगा नदी तंत्र की बात करें तो इसकी दो सहायक नदी देखेंगे। इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक तो आपकी पिंडार नदी है, दूसरा है मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी की बात करें तो अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है पिंडार नदी, जबकि मंदाकिनी जो नदी है ना, वो अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध केदारनाथ जो मंदिर है ना, वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जबकि बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो अलकनंदा के तट पर स्थित है। इसलिए ये दो पॉइंट आपको बहुत याद रखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी पे कौन से स्थल है, तो वो है बद्रीनाथ का मंदिर। याद रखिएगा, बद्रीनाथ का मंदिर। जबकि केदारनाथ का जो मंदिर है ना, वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक जाती है, और बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। जो इसकी एक धारा है ये हुगली, यानी कि जब ये चली जाती है पश्चिम बंगाल में तो वो हुगली के नाम से जानी जाती है, जबकि मुख्य जो धारा है ना, ये भागीरथ के नाम से जानी जाती है। तो इन दोनों धाराओं में बढ़ती है। कौन सी, एक तो हुगली नदी धारा होती है और दूसरी क्या है, भागीरथी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हुगली किस कहाँ जाती है, तो ये चली जाती है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में जब ये जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है हुगली। देखिए भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है।
जहाँ से इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो भागीरथी नदी है, तो मैंने कहा एक जो धारा है ना वो कहाँ चली जाती है, तो हुगली नदी के रूप में चली जाती है, और दूसरी जो होती है ना वो पश्चिम बंगाल होते हुए कहाँ चली जाती है, तो बांग्लादेश में गिरती है। तो जब उसको कहा जाता है भागीरथी, और यही भागीरथी जब जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पद्मा हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और आगे बहती हुई पद्मा जो है ना ब्रह्मपुत्र से मिलती है। जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है तो ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी से जब आकर के, याद रखिएगा, गंगा की संयुक्त जलधारा मिलती है तो इनकी संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जाना जाता है। तो कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मेघना यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये मेघना के नाम से जाना जाता है। ये बांग्लादेश में गिरने से, बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है नदी, गंगा नदी, तो उसको पद्मा कहते हैं। जबकि याद रखिएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जिसे किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और जमुना और पद्मा की जब नदी जलधारा आपस में मिलती है तो उसको कहा जाता है मेघना। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो याद रखिए गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो एक आपकी यमुना नदी है, कोसी नदी है, सोन नदी, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, गंडक और रामगंगा। ये जो नदियां हैं ना फ्रेंड्स, ये गंगा की सहायक नदियां हैं और इनको संयुक्त रूप से गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा पहले हम बात कर लेते हैं यमुना नदी की। तो यमुना जो नदी है ना फ्रेंड्स, ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि उत्तराखंड के बंदर पूंछ चोटी पर स्थित यमुनेत्री हिमानी से निकलती है। तो यमुना नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो यमुनेत्री हिमानी है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। जबकि यमुना नदी जो है उत्तराखंड से हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए, उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। और इस प्रकार ये गंगा की सबसे बड़ी और सहायक नदी बन जाती है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, कालिंदी। तो ये भी आपको याद रखना है कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो वो है कालिंदी नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यमुना की बहुत सी सहायक नदियां हैं, यानी यमुना की भी बहुत सी सहायक नदी है, यानी चंबल, बेतवा और केन। ये जो चंबल, बेतवा और केन नदी है ना, जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपका चंबल है, ये आपका बेतवा है, और एक केन। चंबल जो है ना इंदौर से जाती है, भोपाल से आपका बेतवा केन जो है ये जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो ये जो है ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि चंबल नदी की। देखिए ये नदी जो है ना, ये मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू के जनाव पाव पर्वत से निकलती है और उत्तर मध्य भाग में बहती हुई ये नदी राजस्थान में होकर उत्तर प्रदेश की इटावा में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बेतवा नदी की बात करें जो कि यमुना की सहायक नदी है, तो बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर के यमुना से मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखिएगा जो प्रसिद्ध स्थान जिसका नाम है सांची, ये बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। जो सांची है ना फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे सांची का स्तूप है, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और जबकि आपको पता है कि जो सांची है ना, ये बौद्ध स्मारक है। सांची स्तूप जो है ये बौद्ध का एक स्मारक है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि अशोक ने 3री शताब्दी में बनवाया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कोसी नदी की, जो कि गंगा की सहायक नदी है। एकमात्र ऐसी नदी है फ्रेंड्स जो कि नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में जाके प्रवेश करती है। और कोसी नदी जो है ना, ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। यानी कह सकते हैं कि ये नदी जो है प्रायः अपने मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो कोसी नदी है बिहार के कटिहार में गंगा नदी में जाकर के मिलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी या मार्ग परिवर्तन वाली नदी भी कौन सी है, तो कोसी नदी है। ये बीपीएससी टीआरई जो है 3.0 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दामोदर नदी की। तो याद रखिएगा जो दामोदर नदी है ना फ्रेंड्स, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। इस नदी के अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है
और ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, यानी सबसे कह सकते हैं कि बीओडी जो लेवल है ना, यानी बीओडी डिमांड सबसे ज़्यादा किस नदी में है, तो वो है दामोदर नदी का, ठीक है ना, जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। या इस प्रकार कह सकते हैं, बंगाल का अभिशाप वाली कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी है। या एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है ना, जिसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सबसे ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं, याद रखिएगा, गोमती नदी की। अगर गोमती नदी की बात करें तो इस नदी का जो उद्गम है ना, ये उत्तर प्रदेश की पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। यानी गोमत ताल को किस नाम से जाना जाता है, तो फुलहर झील से। तो आप याद रखिएगा, जो गोमती नदी है ना, वो किस झील से निकलती है, तो फुलहर झील से निकलती है, जिसे गोमत ताल कहा जाता है। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों से होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मैदानी भाग यानी फुलहर झील से होता है। अब बात आती है सोन नदी की। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो याद रखिएगा, जो सोन नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण भारत से आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है ना। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। यानी सोन नदी, आपको ये लोकेशन में नज़र आ रहा होगा, ये जो है कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, और कैमूर की जो पहाड़ी है ना फ्रेंड्स, ये सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करती है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी यमुना और जो है सोन नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करता है, या कौन सी पहाड़ी, तो वो है कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में जो घाघरा है, जिसे सरयू नदी के भी नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है, यानी गंगा में बाएं तट पर आकर के मिलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है गंगा नदी से महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट की, कौन सी नदियाँ बाएं से आकर मिलती हैं और कौन सी नदियाँ दाएं से आकर मिलती हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, कौन सी नदी गंगा के दाएं तट पर आकर और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है। तो बाएं तट की बात करें तो गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी, ये जो नदियाँ हैं ना, ये गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। जबकि यमुना, सोन और टोंस नदी, ये जो है ना, गंगा से जाकर के दाएं तट पर आकर मिलती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, और गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर शहर है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो वह है कौन सी नदी, तो गंगा नदी। और इस गंगा नदी के अंदर पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक है ना। कब किया गया, तो 2009 में किया गया, जबकि 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। वो गंगा नदी के प्रवाह की बात करें तो ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और जाकर के पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत पहली बात की ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये जो नदी है ना फ्रेंड्स, तिब्बत जो है, ये नदी तिब्बत से निकलती है और भारत तथा बांग्लादेश होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। और ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो वो है फ्रेंड्स मानसरोवर झील। कौन सा है, मानसरोवर झील कहाँ से है, तो तिब्बत में, ठीक है। याद रखिएगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो सतलज और सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। यानी कौन कौन सी नदी, तो एक तो ब्रह्मपुत्र हो गई, दूसरी सतलज और सिंधु, ये जो तीनों नदियाँ हैं ना, ये तिब्बत से ही निकलती हैं ना, कहाँ के, तो मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, ठीक है। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी यारलुंग जांगपो के नाम से, यानी कहीं सांपो के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत के अंतर्गत। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। और ये नदी जो है ना, ये भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, तो इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है जब असम घाटी में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू में प्रवेश करती है, तो इसी नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये मान के चलिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, जब यहाँ प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग, ठीक है ना। क्या हो जाता है, दिहांग। जब ये असम में प्रवेश करती है ना, तो इसको नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र होता है। और यही असम में जा करके दो भागों में बढ़ जाती है, एक का नाम हो जाता है मानस और दूसरे का नाम हो जाता है लोहित। और इसी के बीच में, याद रखिएगा, इसी के बीच में एक द्वीप बनता है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होता है, जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप। क्या है, माजुली नदी द्वीप। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात कर लेते हैं।
ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा असम घाटी में बहती हुई ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और बांग्लादेश में ये गंगा नदी यानी पद्मा के साथ मिल जाती है। तो पहली बात है, आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र जो है अगर बांग्लादेश में जाती है तो किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना के नाम से। और गंगा जो है ना, अगर बांग्लादेश में जाती है तो किस नाम से जानी जाती है, तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और यहीं याद रखिएगा, यहीं पर, ठीक है ना, यहीं पर जमुना प्रश्न पूछा जाता है, जमुना प्लस पद्मा के संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है, याद रखिएगा, मेघना। क्या जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, मेघना के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन डेल्टा है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, अगर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो तीस्ता, सुवनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली, ये जो नदियां हैं ना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि तीस्ता, सुवनसिरी, ठीक है ना, कामेंग, मानस, दिबांग, ये जो नदियां हैं ना, ये याद रखिएगा कौन कौन सी, तो एक आपकी तीस्ता, सुवनसिरी, कामेंग, मानस और दिबांग, ये जो नदियां हैं ना, ये आकर के दाएं तट से मिलती हैं। किस में मिलती हैं? दाएं तट से आकर के मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। जबकि लोहित, बराक, दिबांग जो है ये बाएं तट से आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र में दाएं से आकर मिलती हैं और कौन कौन सी नदियां आकर के ब्रह्मपुत्र में बाएं से आकर मिलती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अब कुछ ब्रह्मपुत्र नदी से महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, तीस्ता नदी का उद्गम जो है ना, ये कहाँ से होता है, तो सिक्किम में से होता है और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तीस्ता नदी, और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, किस नदी को खून की नदी से नाम से जाना जाता है, तो लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है ना। और ये वही मेघना है जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा है, ठीक है ना। पद्मा और जमुना की संयुक्त जलधारा क्या कहलाता है? मेघना। यहीं से जाकर मिलती है बराक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर के विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, जिसे माजुली नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। मैंने आपसे बताया ये जो नदी है ना फ्रेंड्स, माजुली नदी द्वीप यानी अंदर प्रवेश करती है जब सिक्किम में आती, सॉरी, जब ये आसाम में आती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम हो जाता है मानस, दूसरे का नाम होता है लोहित, और इसी के बीच में एक नदी द्वीप बनता है जिसको कहा जाता है, याद रखिएगा, माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है ना, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। अगर मैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करूं तो इसमें हिमालयन नदी की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। दक्षिण भारत की नदियां प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी कैसी इसकी आकृति बनती है, तो वृक्षनुमा बनती है। प्रायद्वीपीय नदियों में अपवाह तंत्र से नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदियां आती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रायद्वीपीय नदियों के अंतर्गत किसका किसको पढ़ना है। इनमें से तीन चीज़ आपको याद रखना है, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये जो तीनों नदियां हैं ना, ये अरब सागर में जब गिरती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जाकर मिलती हैं। और ये जो नदियां हैं, ये सब की सब नदियां कहाँ की हैं, तो ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जिसमें से तीन नदियां कहाँ गिरती हैं जाकर के, तो अरब सागर में गिरती हैं, और जो बकिया जो कृष्णा, कावेरी, महानदी है, ये जाकर के कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो याद रखिएगा, जो नर्मदा नदी है ना फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और पश्चिम, याद रखिएगा, जो कि पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय कर खंभात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। और खंभात की खाड़ी में जब गिरती है ना फ्रेंड्स, ये किसका निर्माण करती है, तो एस्यूरी का निर्माण करती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। देखिए, उत्तर आपको नजर आ रहा होगा, ये विंध्याचल पर्वत आपको नजर आ रहा होगा लोकेशन में, और यहाँ आपका सतपुड़ा पर्वत है। और इसके बीच से कौन सी नदी बहती है, तो ये बहती है नर्मदा नदी, और जाकर के खंभात की खाड़ी से गिर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। और किसका निर्माण करती है, तो ये
याद रखिएगा एस्यूरी का निर्माण करती है, ठीक है ना। ये जो है ना विंध्याचल पर्वत और दक्षिण भारत में सतपुड़ा पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, यानी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो ओरसंग और तवा तथा सेर, ये जो नदियाँ हैं ना ये नर्मदा की याद रखिएगा सहायक नदी है, ठीक है ना। अमरकंटक से दो और नदियां निकलती हैं, एक तो नर्मदा है और दूसरी सोन तथा तीसरी देखिए एक आपकी नर्मदा नदी है, दूसरी सोन नदी, यानी अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी क्या है, सोन नदी। तो नर्मदा नदी तो याद रखिएगा ये अमरकंटक से होते हुए ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, सॉरी अरब सागर में जाके गिरती है। जबकि सोन नदी जो है ना फ्रेंड्स ये यहाँ से निकल करके ये जा करके गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी, तो ताप्ती नदी। और ये नदी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र गुजरात से प्रवाहित होती हुई ये अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से आप देख रहे हैं लोकेशन, यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है और ताप्ती नदी तथा नर्मदा नदी ये दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में, और किसका निर्माण करती हैं, तो एस्यूरी का निर्माण करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो कि अगर ताप्ती नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के निकट जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं यहीं से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है ना। जबकि नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक, ठीक है ना। देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है सोन नदी, तो नर्मदा और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है, अमरकंटक है, ठीक है ना। कहाँ है, अमरकंटक है। जबकि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ताप्ती नदी तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं माही नदी की। तो देखिए इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से होता है। आप यहाँ विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ देख पा रहे हैं, यहीं से आपकी निकल रहे हैं माही नदी। और इसका उद्गम स्थल अगर माही नदी का पूछा जाए तो कहाँ बताएंगे भाई, ये आप बताएंगे विंध्याचल की पर्वत श्रेणी जो है यहीं से निकलती है माही नदी। जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहते हुए ये नदी जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जो माही नदी है ना भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो याद रखिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो नदी है माही नदी, ठीक है ना। अच्छा अगर आपसे पूछ रही है कि मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। और याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि कर्क रेखा को तो माही नदी दो बार में काटती है, मकर रेखा को कौन सी दो बार काटती है, जबकि भूमध्य रेखा को नदी दो बार कौन सी काटती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। अगर गोदावरी नदी की बात करें तो याद रखिएगा ये आप लोकेशन देख पा रहे हैं गोदावरी नदी की। ये जो है ना फ्रेंड्स प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ठीक है ना, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकम पहाड़ियों से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर के ये गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और ये त्रयंबकम पहाड़ी से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है, और ये जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। और किसका निर्माण करती है, तो डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि जो पेनगंगा, इंद्रावती और प्रणहिता ये जो नदियां हैं ना ये नदियां गोदावरी की सहायक नदियां। आपको लोकेशन में नजर आ रहा होगा कि पेनगंगा, प्रणहिता और इंद्रावती ये जो तीनों नदियां हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो याद रखिएगा अब बात आती है कृष्णा नदी की। अगर मैं कृष्णा नदी की बात करूं तो कृष्णा नदी जो है ना ये प्रायः प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। जबकि दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी है। अगर मैं इसके उद्गम स्थान की बात करी तो ये महाबलेश्वर के पास से, याद रखिएगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलते हुए ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कौन सी नदी, तो कृष्णा नदी। ये भी आपको याद रखना है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है, जबकि 1465 किलोमीटर लंबाई हो जाती है आपकी गोदावरी नदी की, ठीक है ना। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा नदी, कोयना और भीमा नदी ये जो है ना ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना।
एक पॉइंट आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी जल विवाद किन किन के बीच है। देखिए, जो कृष्णा नदी जल विवाद की बात करें तो ये जो है ना, ये जल बंटवारे से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चला आ रहा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की, तो इसके अंतर्गत अगर मैं महानदी की बात करें तो महानदी जो है ना, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के समीप रायपुर के जो सिहावा की पहाड़ी है ना, यहीं से उसका उद्गम स्थल है। तो महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो सिहावा पहाड़ी से होता है इसका उद्गम स्थल, जो कि रायपुर के निकट स्थित है छत्तीसगढ़ में। ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए। ठीक है ना। अगर ध्यान रखिएगा, जो तेल नदी और जोंक है, तेल और जोंक जो नदियां हैं ना, ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है ना। तेल और जोंक नदी कहाँ की नदी है तो ये महानदी की सहायक नदी है, भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। तो जो कावेरी नदी है ना फ्रेंड्स, ये कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो कि तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है ना। और किसका निर्माण करती है तो याद रखिएगा, डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखिए, भारत की दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है तो वो कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है ना। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जबकि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी की। अगर स्वर्ण रेखा की नदी की बात करें तो आप लोकेशन में देख पा रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी को। यह झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है स्वर्ण रेखा नदी। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है ना। कौन सी नदी तो स्वर्ण रेखा नदी। आपको बस इतना याद रखना है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है और मुहाना कहाँ है। तो मुहाना सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि उद्गम स्थल आपको विशेष तौर पर याद रखना पड़ेगा। तो उद्गम स्थल इसका कहाँ है तो नागपुर के पठार है। ठीक है ना। अब प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर, ठीक है ना, जिसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, वो इसी नदी के तट पर स्थित है। यानी स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है जमशेदपुर। ये भी आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे बात करते हैं लूनी नदी की। अगर मैं लूनी नदी की बात करूं तो इसका जो उद्गम है ना, अजमेर के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। ठीक है ना। अजमेर के निकट अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी का जो है उद्गम स्थल है, और ये राजस्थान होते हुए गुजरात के कच्छ, केरल में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है तो ये है लूनी नदी। हालांकि नदियों का ये गुण होता है, या तो प्रायः किसी नदियों में जाकर मिल जाती है या तो किसी सागर महासागर में जाकर गिर जाती है, लेकिन लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो कि एक जाकर के गुजरात के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। ठीक है ना। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि साल्ट रिवर की नदी से किस नाम से जाना जाता है तो वो है लूनी नदी। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं काली नदी की। अगर काली नदी की बात करें तो इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो काली नदी है ना, पूर्व की और नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है ना। तो काली नदी जो है पूर्व में नेपाल और भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं पेन्नार नदी। आपको नजर आ रहा होगा मैप में पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकल करके पूर्व की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो नदियों का तंत्र था आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर